नमस्कार, मैं डॉक्टर बी एन गौड़, एचओडी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बीएनई गर्ल्स कॉलेज जयपुर। आज अपन बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनता है और ट्रायल बैलेंस बनाने के कौन कौन से मेथड हैं और ट्रायल बैलेंस तक अपन कैसे रीच करते हैं, वो मैं आपको प्रोसेस फिर एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को अपन सबसे पहले एक प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। और किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अपन ने उसको बोला जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आपने ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया एंट्री के फॉर्म में। अब उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करा, लेजर। लेजर का मतलब जर्नल में जो भी अकाउंट इफेक्ट हो गए उन सबको आपने क्या करा, सेपरेटली ओपन कर लिया। तो आपकी बुक्स में बहुत सारे अकाउंट ओपन हो गए, तो उसको अपन बोलते हैं लेजर। लेजर का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ अकाउंट। आपकी बुक में कई सारे अकाउंट ओपन हो गए, तो मैंने आपको बताया था ये अकाउंट अपन कब तक ओपन करते रहेंगे, 31 मार्च तक। अकाउंटिंग का एक ड्यूरेशन होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। इसके लिए एक आपका कॉन्सेप्ट भी अपन आगे पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, अकाउंटिंग करते समय आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ऐसे यदि ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मिस्टर एक्स अपने अकाउंट ओपन करता 6 महीने से, मिस्टर वाई अपने अकाउंट बनाता 12 महीने से, मिस्टर जेड अपने अकाउंट बनाता 5 साल से। तो नेचुरल अकाउंटिंग में यदि आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको अपन बोलते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको अकाउंट जो है वो 12 मंथ्स का बनाना है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। तो आपकी बुक्स में कई सारे अकाउंट ओपन हो गए, जो मैंने आपको बताया 31 मार्च को आप उन सारे अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और जैसे ही आप अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हर एक अकाउंट का क्या निकल के आएगा, बैलेंस निकल के आएगा। और उस बैलेंस को अपन एक जगह लिख देंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस का फिर आपको मैंने मीनिंग बताया था। ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ ऑल अकाउंट, यानी कि आपकी बुक्स में जितने भी अकाउंट ओपन हैं उन सबको आप क्या करेंगे, एक अलग ही स्टेटमेंट में लिख देंगे जिसको अपन बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में रियल अकाउंट भी होता है, नॉमिनल भी होता है और पर्सनल अकाउंट भी होता है। तो हर एक अकाउंट का बैलेंस अपन ने क्या करा, ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। तो अपन ने फिर ट्रायल बैलेंस को देखा। ट्रायल बैलेंस बनाने के मैंने आपको बताए थे 3 मेथड होते हैं। एक टोटल मेथड होता है, एक बैलेंस मेथड होता है और एक टोटल और बैलेंस मेथड होता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मेथड था मैंने आपको बताया था वो बैलेंस मेथड ही होता है, जिसमें अपन हर एक अकाउंट का फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, दैट इज नोन एज बैलेंस मेथड। इसके बाद फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, एक टॉपिक बताया था जिसका नाम था सब्सिडरी बुक्स। अब आपके दिमाग में मैं फिर बता दूं, सब्सिडरी बुक्स इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, नॉट ए कंपलसरी बुक्स। नाम से पता लग रहा है सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको बताया था जब बिजनेस का साइज लार्ज है तो आपके ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे और सारे ट्रांजैक्शन को यदि आप जर्नल में लिखेंगे तो नेचुरल है जर्नल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आप जर्नल के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो जर्नल है उसको अकॉर्डिंग टू नेचर कई बुक्स में स्प्लिट कर देते हैं और एक हर एक बुक क्या कहलाती है, सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स भी मैंने आपको बताई थी मैक्सिमम 8 टाइप्स की होती है और मिनिमम डिपेंड्स करता है ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर। यानी कि 8 कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती है वो मैंने आपको बताया था। पहली सब्सिडरी बुक्स मैंने आपको बताई थी कैश बुक, उसके बाद परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और उसके बाद जर्नल प्रॉपर। तो ये सारा कवरेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब जब ट्रायल बैलेंस बन गया तो नेचुरल है, पूरा अकाउंटिंग जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस है। यानी कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जब आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर रहेगा तो नेचुरल आपने जर्नल एंट्री में देखा डेबिट क्रेडिट बराबर था, जर्नल से आपने लेजर ड्रॉ करी तो नेचुरल है कि आपका लेजर भी बराबर रहेगा और लेजर से ही आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यदि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, बुक्स में एरर हो गई। अब यदि बुक्स में एरर हो गई
तो सबसे पहले आपको उस एरर को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको बुक्स में से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसलिए आज का आपका टॉपिक है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो देखिए आपको पता लग गया इस टॉपिक की क्या रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंटिंग 100% सही हो, आपने जर्नल एंट्री बिल्कुल सही करी हो, आपने उसकी लीजर बिल्कुल सही करी हो, आपने उसका बैलेंस बिल्कुल सही निकाला हो और ट्रायल बैलेंस भी एग्जैक्ट सही बनाया हो। किसी भी पार्ट के ऊपर यदि कोई गलती हो गई तो आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। और मैंने ट्रायल बैलेंस में आपको बताया था यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आया तो एक बार तो अपन क्या करते हैं, डिफरेंस को ट्रांसफर कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट में और ट्रायल बैलेंस को बराबर कर देते हैं। लेकिन सस्पेंस का मतलब ही क्या होता है, बुक्स में एरर। तो आपको पहले उस एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको बुक्स में से हटाना पड़ेगा। इसलिए आपका अगला चैप्टर बनता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर पता लग गया होगा कि इस चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है। देखिए किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना, तो उससे पहले उसका बेस पता कर ले कि ये चैप्टर मेरे को क्यों पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर की क्या रिलेवेंसी है। तो अब आपको रिलेवेंसी पता लग गई कि हाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि इस चैप्टर को भी अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एरर, बुक्स में कौन कौन से एरर हो सकते हैं, और दूसरा पार्ट इसका फिर उस एरर को आप उस एरर को बुक्स में से रिमूव कैसे करेंगे, किस तरीके से हटाएंगे, तो उस पार्ट को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बुक्स में कौन कौन से एरर हो सकते हैं। देखिए पूरी बुक्स में दो तरीके के एरर हो सकते हैं। एक तो ऐसा कोई एरर जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर नहीं आया, और दूसरा वो एरर जिसके कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एरर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करता है, और दूसरा वो एरर जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करता। यानी कि बुक्स में दो तरीके के एरर हो सकते हैं। कुछ एरर तो ऐसे होते हैं जिसके कारण आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आ जाएगा, उसके बाद भी एरर हो सकती है, यानी कि वो एरर ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। और कई बार आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और टोटल ही बराबर नहीं आया, तो वैसे आपको पता लग गया कि एरर हो गया। यानी कि बुक्स में दो तरीके से एरर हो सकते हैं। एक तो ऐसे एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करते हैं, और दूसरे एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करते हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसे कौन से एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करते, यानी कि उनके कारण यदि वो एरर हो गया तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मिल गया लेकिन फिर भी बुक्स में एरर है। तो वो एरर कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन। देखिए एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है भूलना। यदि आपने किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा तो उस एरर को अपन बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। व्हेन एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड in the books of account, that type of error is known as error of omission। क्लियर बात? मैंने राम को सेल करी 10,000 रुपए की। अब नेचुरल है, मैंने राम को सेल करी तो इसकी मेरे को एंट्री पास करनी थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन मैंने इसकी एंट्री पास नहीं करी। टोटल बिजनेस में 1000 ट्रांजैक्शन थे और 1000 में से आपने 10 ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उस तरीके के एरर को अपन बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो देखिए एरर ऑफ ओमिशन यदि हो गया तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा। आप कहेंगे कैसे मिलेगा? तो देखिए 1000 में से 10 का आपने रिकॉर्ड नहीं करा, इट मीन्स 990 को तो आपने सही डेबिट क्रेडिट करा, और 990 का जो सही डेबिट क्रेडिट करा उसी से आपने लेजर बनाई और उसी से आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल बैलेंस तो मिल गया। लेकिन 10 ट्रांजैक्शन को आपने लिखा ही नहीं तो वो आपका एरर हो गया। तो उस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन यदि बुक्स में हो जाता है तो उसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा लेकिन बुक्स में एरर है। दूसरा एरर होता है एरर ऑफ कमीशन। देखिए एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? आपने किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखा लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया या गलत साइड लिख दिया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन।
एरर ऑफ ओमिशन का मीनिंग हुआ व्हेन एनी ट्रांजेक्शन record in the books of account with wrong amount or wrong side of account, that type of error is known as error of commission. तो दूसरा एरर कौन सा होता है? एरर ऑफ कमीशन। जैसे मैंने राम को सेल करी 10,000 रुपए की, एंट्री पास कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, और 10,000 की जगह 1,000 रुपए से एंट्री कर दी, तो डेबिट क्रेडिट तो बराबर है, तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो भूल गया, लेकिन बुक्स में एरर हो गई। 10,000 की जगह मैंने दोनों साइड कितने लिख दिए? 1,000 लिख दिए, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तीसरा एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रिंसिपल नाम से पता लग रहा है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जब आपने अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब आपने कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस नहीं करा, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप कहेंगे कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है? तो देखिए दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं दोनों का एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने मशीन परचेज करी और मैंने गुड्स परचेज करी, तो देखिए जो मैंने मशीन परचेज करी है वो तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो मैंने गुड्स परचेज करी है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगाएं कि ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है? तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का सीधा क्लियर कट तरीका है, जो रिकरिंग नेचर का होता है वो तो कहलाता है आपका रेवेन्यू, और जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है वो कहलाता है आपका कैपिटल। जो लॉन्ग टर्म पर्पस से आप करते हैं वो कहलाते हैं कैपिटल, और जो शॉर्ट टर्म होता है जिसका बेनिफिट 1 साल मिलता है वो कहलाता है रेवेन्यू। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, मशीन परचेज करी और गुड्स परचेज करी, तो मशीन को अपन लॉन्ग टर्म पर्पस से परचेज करते हैं इसलिए वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन गुड्स को अपन लॉन्ग टर्म पर्पस से नहीं परचेज करते हैं, शॉर्ट टर्म पर्पस से परचेज करते हैं। उसके पीछे अपना जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेलिंग होता है, तो वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? रेवेन्यू। अब आपने सपोज मशीन परचेज करी, तो आपको एंट्री करनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने गलती से एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये जो एरर है इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या उल्टा कर दिया। मैंने गुड्स परचेज करी तो आपको एंट्री करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने कर दी मशीनरी टू कैश, यानी कि रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो उस एरर को अपन बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन यदि हो गया तो ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट, और मशीन का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस तो मिल गया, लेकिन बुक्स में एरर हो गई, आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट नहीं करा, तो नेचुरल आपका प्रॉफिट या तो ओवर स्टेटेड हो गया या अंडर स्टेटेड हो गया, तो उस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट एरर है अपना एरर ऑफ कंपनसेशन। देखिए कंपनसेशन का मतलब नाम से पता लग रहा है, कंपनसेशन का हो रहा है होता है कंपनसेट होना, यानी कि जब एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को खत्म कर देता है तो उस एरर को अपन बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेशन। आपने कोई गलती करी और दूसरी ऐसी गलती करी कि उसने पहली वाली गलती के इफेक्ट को जीरो कर दिया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेशन। जैसे मैंने राम के अकाउंट को 100 रुपए से ओवरकास्ट कर दिया और श्याम के अकाउंट को 100 रुपए से अंडरकास्ट कर दिया, तो हुआ क्या? दोनों एरर है, लेकिन एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और इफेक्ट क्या हुआ? मेरा ट्रायल बैलेंस तो मिल गया, लेकिन बुक्स में एरर है, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेशन। एक आपका होता है एरर ऑफ डबलिंग। एरर ऑफ डबलिंग क्या होता है? आपने यदि किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में एक से ज्यादा बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ डबलिंग। देखिए ओमिशन में तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आपने किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो उसको तो बोलते हैं अपन एरर ऑफ ओमिशन। और आपने यदि किसी ट्रांजैक्शन को एक से ज्यादा बार लिख दिया तो उसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ डबलिंग। क्लियर? तो दो तरीके के एरर हैं, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डबलिंग का मतलब 2 बार लिख दिया और ओमिशन का मतलब आपने लिखा ही नहीं, तो वो कहलाता है आपका डबलिंग। तो यदि आपने किसी ट्रांजैक्शन को 2 बार लिख दिया और डेबिट क्रेडिट सही है तो ट्रायल बैलेंस तो मिल जाएगा, लेकिन बुक्स में एरर है तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ डबलिंग। तो ये सारे एरर ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करते हैं। अब आपको ये वाला सेगमेंट पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने जर्नल्स की आपसे बात करी थी, लेजर की आपसे बात करी थी, मैंने आपसे ट्रायल बैलेंस की बात करी थी, सब्सिडरी बुक्स की बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सब्जेक्ट को यदि इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको बड़ा आसान लगने लग जाएगा। और ये मैंने आपको विश्वास भी दिलाया था, और मैं फिर आपको वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप अकाउंटिंग एक बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, बस क्योंकि एक से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। आपको वो सारी सीक्वेंसिंग यदि पता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों जर्नल के बाद लेजर पढ़ा जा रहा है। आपको उसकी रिलेवेंसी पता होनी चाहिए, क्यों लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ा जा रहा है उसकी आपको रिलेवेंसी पता होनी चाहिए, और क्यों ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा जा रहा है आपको उसकी रिलेवेंसी पता होनी चाहिए। और किस तरह से इस सीक्वेंस के थ्रू आप अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में अकाउंटिंग क्या है और क्यों अपने को पढ़ने की जरूरत है। क्लियर बात? तो वही बात मैंने आपको दोबारा फिर दोहराई है। तो आप लगातार बस इसी चीज को ध्यान में रखिए कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की क्या रिलीवेंसी है, तो आपका उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो देखिए ये मैंने आपको बताया वो सारे एरर जो ट्रायल बैलेंस की टोटल को इफेक्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करते हैं। देखिए कई बार बुक्स में ऐसे एरर हो जाते हैं जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस ही नहीं मिलता है। तो आप कहेंगे ऐसे कौन से एरर हैं जिसके कारण ट्रायल बैलेंस ही नहीं मिलता है? तो जितने भी क्लेरिकल एरर हैं, जितने भी अर्थमेटिकल एरर हैं, वो सारे एरर ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से एरर हैं जो क्लेरिकल हैं और जो अर्थमेटिकल हैं? जैसे फॉर एग्जांपल रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट। आपने अकाउंट का यदि टोटल ही गलत लगा दिया तो नेचुरल है आपका टोटल गलत हो गया तो बैलेंस गलत निकल गया, और बैलेंस गलत निकल गया तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? मिसमैच हो गया। आपने बैलेंस गलत निकाल दिया, डेबिट का टोटल है 1000, क्रेडिट का टोटल है 900, बैलेंस आना चाहिए 100, आपने जल्दीबाजी में 10 निकाल दिया, 1000 निकाल दिया, तो वो बैलेंस गलत हो गया। तो बैलेंस को ही तो आगे ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, तो ट्रायल बैलेंस आपका गलत हो गया। और यदि आपने बैलेंस तो सही निकाला लेकिन रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, आप उसको अगले पेज पे गलत ले गए, तो वो भी आपके ट्रायल बैलेंस को क्या कर देगा? मिसमैच कर देगा। कहने का मतलब है जितने भी क्लेरिकल और अर्थमेटिकल एरर हैं वो सारे एरर ट्रायल बैलेंस के टोटल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया कि बुक्स में कौन कौन से एरर हो सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मेरे को किसी एरर को बुक्स में से हटाना है तो मेरे को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि किस किस तरीके के बुक्स में एरर हो सकते हैं। अब यदि आपने एरर को पहचानने की क्यूरियोसिटी आ गई, आपने एरर को पहचानना चालू कर दिया, तो अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस एरर को बुक्स में से कैसे रिमूव करेंगे। तो उस पार्ट को अपन बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अब यहाँ तक आपको मुझे विश्वास है पता लग गया होगा कि ये एरर कैसे होते हैं, ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टर्म और बताना चाह रहा हूँ। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एरर और एक होता है फ्रॉड। देखिए एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है? एरर और फ्रॉड जो है उसमें केवल इतना सा डिफरेंस होता है, एरर जो है वो विदाउट इंटेंशन होता है और फ्रॉड जो है वो विद इंटेंशन होता है। जानबूझ करके अपन कोई गलती करते हैं तो वो तो बन जाता है फ्रॉड, और जाने अनजाने में जो गलती होती है वो कहलाता है आपका एरर। तो देखिए चाहे फ्रॉड हो या एरर हो, दोनों ही बुक्स के ऊपर अपना इफेक्ट देते हैं। तो आपको तो दोनों को ही बुक्स से हटाना है, आपको अपने अकाउंट्स को 100% सही करना है। तो आपको तो एरर को भी बुक्स में से हटाना है और फ्रॉड को भी बुक्स में से हटाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा एरर है और कौन सा फ्रॉड है, क्योंकि एरर यदि है तो वो जानबूझकर नहीं किया गया है तो वो उसको ढूंढना आसान होता है। लेकिन फ्रॉड क्योंकि विद इंटेंशन किया जाता है, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है, तो फ्रॉड को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए अपने ट्रायल बैलेंस में अपन आगे पढ़ेंगे कुछ एरर जो होते हैं वो आपको तुरंत लोकेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं
एरर लोकेटेड बिफोर ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता लगते हैं, और कुछ एरर ऐसे होते हैं कि आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है तब भी पता नहीं लगता, नेक्स्ट ईयर पता लगते हैं, तो उसको बोलते हैं एरर आइडेंटिफाई नेक्स्ट ईयर। तो जो फ्रॉड होते हैं वो आपको तुरंत पता नहीं लगते हैं, उनको ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और काफ़ी टाइम बाद वो अपने को पकड़ में आते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एरर को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। तो आगे अपन बात कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। किसी भी एरर को बुक्स में से कैसे रिमूव किया जाए, तो वो प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब आप एरर को यदि रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एरर को यदि बुक्स में से आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरर को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला सिंगल साइडेड एरर और दूसरा डबल साइडेड एरर। आप कहेंगे कौन सा एरर सिंगल साइडेड होता है और कौन सा डबल साइडेड। देखिए, कुछ एरर ऐसे होते हैं जिसके कारण केवल एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है, तो वो तो कहलाता है आपका सिंगल साइडेड एरर। और कुछ एरर ऐसे होते हैं जिसका इफेक्ट एक से ज़्यादा अकाउंट के ऊपर जाता है, वो कहलाता है डबल साइडेड एरर। अब मैं दोनों का आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने मशीनरी परचेज करी कैश में और गलती से डेबिट कर दिया किसको, परचेज को। तो देखिए, आपने मशीन परचेज करी कैश में और गलती से डेबिट कर दिया परचेज को, तो इस एरर को अपन डबल साइडेड एरर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एरर के कारण दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आ गया, एक तो मशीन के ऊपर और दूसरा परचेज के ऊपर। मशीन के ऊपर तो क्या इफेक्ट आया, मशीन आपका कम हो गया, और परचेज के ऊपर क्या इफेक्ट हो गया, परचेज आपका ज़्यादा हो गया। तो इस एरर के कारण दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक तो मशीन अकाउंट और एक परचेज अकाउंट, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ डबल साइडेड एरर। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, किसी एरर का इफेक्ट यदि एक से ज़्यादा अकाउंट के ऊपर आ रहा है तो उस एरर को अपन बोलेंगे डबल साइडेड एरर। दूसरा सिंगल साइडेड, कुछ एरर ऐसे होते हैं बुक्स में जिसके कारण केवल एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है, तो वो कहलाता है आपका सिंगल साइडेड एरर। जैसे फॉर एग्जांपल, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाई ₹100, सेल्स बुक का टोटल गलती से 100 रुपये से ज़्यादा लग गया, तो इसको बोलते हैं अपन सिंगल साइडेड एरर। क्यों, क्योंकि इसके कारण केवल एक ही अकाउंट इफेक्ट हुआ, कौन सा, सेल्स का, तो उसको अपन बोलेंगे सिंगल साइडेड एरर। यानी कि सबसे पहले आपको यदि किसी एरर को बुक्स में से हटाना है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो एरर है वो सिंगल है या डबल है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगाएं सिंगल है या डबल है, तो मैंने आपको तरीका बताया। आप चेक करिए कि उस एरर के कारण एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है या एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। यदि एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा सिंगल, और एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो वो कहलाएगा डबल। मैंने दोनों के आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब आपको पता लग गया कि वो एरर सिंगल है या डबल। क्यों, क्यों अपन एरर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन करने से पहले कि सिंगल करो या डबल करो, क्योंकि डबल साइडेड को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है और सिंगल को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है। तो डबल को रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, डबल साइडेड एरर को कैसे बुक्स में से रिमूव किया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ डबल साइडेड का, डबल साइडेड को बुक्स में से किस तरीके से रिमूव किया जाता है। डबल साइडेड यदि एरर है और आप यदि उसको बुक्स में से हटाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, दैट इज राइट एंट्री। आपको उसकी क्या करनी है, राइट एंट्री लिखनी है, सही पोजीशन लिखनी है कि वास्तव में उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2, रॉन्ग एंट्री। आपने उसकी क्या एंट्री करी, ट्रेडर ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर दी, उसको बोलते हैं रॉन्ग एंट्री। वास्तव में क्या होनी चाहिए, ट्रेडर ने क्या एंट्री पास कर दी, उसको बोलते हैं अपन रॉन्ग एंट्री। अब आपको रेक्टिफाई करना है तो आप क्या करेंगे,
राइट को तो ऐसे के ऐसे रखेंगे, क्यों? क्योंकि राइट को तो अपने को क्या करना है, बुक्स में लेके आना है। और रॉन्ग को अपन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्यों करेंगे रॉन्ग को, क्योंकि उसका आपको इफेक्ट हटाना है, इसलिए अपन रॉन्ग को रिवर्स कर देंगे। और किसके साथ कर देंगे, राइट के साथ। राइट के साथ क्यों कर देंगे, क्योंकि राइट को बुक्स में लाना है। रॉन्ग को रिवर्स क्यों कर देंगे, क्योंकि रॉन्ग को बुक्स में से हटाना है। इसलिए स्टेप नंबर 3 का नाम पड़ा, स्टेप नंबर 3 को मैं बोल रहा हूँ रॉन्ग एंट्री रिवर्स विथ राइट एंट्री। ये आप जैसे ही करेंगे तो फाइनल एंट्री जो निकल के आएगी उसको अपन बोलेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। तो आपका स्टेप नंबर 4, फाइनल एंट्री विल बी रेक्टिफाइड एंट्री, ये आपकी। तो कुल मिलाकर के डबल साइडेड एरर को यदि बुक्स में से हटाना है तो आपको सबसे पहले उसकी राइट एंट्री देखनी पड़ेगी, फिर ट्रेडर ने जो कर दी उसको बोलते हैं रॉन्ग एंट्री। आपको क्या करना है, रॉन्ग को रिवर्स करना है राइट के साथ में, और ऐसा करने के बाद जो फाइनल एंट्री निकल के आएगी उसको अपन बोलेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। तो देखिए, अब मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था पिछला, मशीनरी परचेज करी और गलती से आपने डेबिट कर दिया किसको, परचेज अकाउंट को। तो ये आपका कौन सा एरर है, डबल साइडेड। अब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, मशीन परचेज करी तो आपकी राइट एंट्री, सपोज मैंने मशीन जो है वो कैश में परचेज करी तो इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन परचेज करी तो राइट एंट्री होनी चाहिए इसकी मशीनरी अकाउंट DR टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन आपने गलती से यदि परचेज को डेबिट कर दिया, ये तो आपको मैंने बताया था परचेज वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, गुड्स के लिए। और यदि एसेट आ रही है तो डेबिट करेंगे और जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे इसने, ट्रेडर ने क्या करा, मशीन को डेबिट न करके और गलती से किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। यानी कि आपने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट DR टू कैश। तो आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब आपको इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए इसको बुक्स में लाना है तो इसको तो ऐसे कैसे रखेंगे, और इसको हटाना है तो आप इसको अपोजिट कर देंगे इसके साथ में। तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ राइट के साथ में। स्टेप नंबर 3 का मैंने नाम भी बताया आपको, रॉन्ग एंट्री रिवर्स विथ राइट एंट्री। तो मैं इस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर रहा हूँ राइट के साथ में। तो ये कैश क्रेडिट है, मैंने इसको रिवर्स करा तो कैश को कर दिया डेबिट। परचेज डेबिट है तो मैंने इसको कर दिया क्रेडिट। ये रॉन्ग एंट्री रिवर्स हो गई राइट के साथ में। अब फाइनल एंट्री जो निकल के आई वो रेक्टिफाइड है। फाइनल एंट्री का मतलब कैश डेबिट भी और क्रेडिट भी है, कट गया। तो फाइनल एंट्री क्या निकल के आई, मशीन अकाउंट DR टू परचेज। तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेक्टिफाइड एंट्री। तो कहने का मतलब ये हुआ, डबल साइडेड एरर है तो उसको आप पहचानेंगे कैसे, वो तरीका मैंने आपको बताया। आप देख लो, यदि किसी एरर का इफेक्ट एक से ज़्यादा काउंट के ऊपर जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे डबल। अब यदि वो डबल है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो उसका सिंपल मैंने आपको तरीका बताया। आप सबसे पहले उसकी राइट पोजीशन देख लीजिए, फिर रॉन्ग जो आप ट्रेडर ने करी है, आपको अब क्या करना है, रॉन्ग को रिवर्स करना है। आपको रटना नहीं है रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि उसका इफेक्ट हटाना है। और राइट के साथ क्यों करना है, क्योंकि राइट को बुक्स में लेके आना है। और रॉन्ग को रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि उसका इफेक्ट हटाना है। और ऐसा करने के बाद जो फाइनल एंट्री निकल के आएगी दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री। तो इस तरीके से डबल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं। यदि सिंगल साइडेड एरर है तो उसको अपन कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो देखिए सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, इस तरीके से अपन सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करेंगे। देखिए यदि सिंगल साइडेड एरर है तो आप उसको बुक्स में से कैसे रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंगल साइडेड एरर जिसके कारण केवल एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है दैट इज सिंगल साइडेड एरर। और सिंगल साइडेड एरर का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया,
सेल बुक ओवरकास्ट बाई ₹100, सेल्स बुक का टोटल ₹100 से ज़्यादा हो गया, तो ये सिंगल साइडेड एरर हुआ। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट केवल एक ही अकाउंट के ऊपर आ रहा है, सेल्स के ऊपर। तो अब आप इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सिंगल साइडेड एरर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अब आपको पता लग गया कि ये सिंगल साइडेड एरर है, तो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो देखिए, सिंगल साइडेड एरर को रिमूव करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एरर आपको लोकेट कब हुआ, कब पता लगा। तो इसमें 3 स्टेजेस हो सकती हैं। आपको वो एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता लग गया, आपको वो एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा, और तीसरी स्टेज आपको वो एरर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता लगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर पता लगा, अगले साल पता लगा। तो यदि आप सिंगल साइडेड एरर को बुक्स में से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो एरर आपको कब पता लगा। सपोज आपको वो, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों सिंगल साइडेड एरर को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, कि पहले ये चेक किया जाए कि वो एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता लगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा, या अगले साल पता लगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, तो यदि कोई सिंगल साइडेड एरर है तो आप उसको रेक्टिफाई करने से पहले ये देखेंगे कि वो आपको एरर कब पता लगा, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने से पहले ये चेक करें, या ये चेक करना जरूरी है कि आपको वो एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले पता लगा, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा, या अगले साल पता लगा। क्योंकि तीनों की कंडीशन में रेक्टिफिकेशन करने का तरीका अलग है। अब मैं आपको तीनों स्टेजेस में एक ही एरर को रेक्टिफाई करके बता रहा हूं, ताकि आपको क्लियर डिफरेंस पता लग जाए ऐसा क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले, सपोज सेल्स बुक का टोटल ₹100 से ज़्यादा हो गया और आपको ये पता लगा ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, यानी कि आप जब जर्नल के बाद लीजर बना रहे थे तभी आपको ये पता लग गया कि मेरी सेल्स बुक का टोटल ₹100 से ज़्यादा लग गया। तो अब आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो देखिए, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही यदि आपको कोई एरर पता लग गया तो अपन ट्रायल बैलेंस बनाने का इंतजार नहीं करेंगे, ट्रायल बैलेंस से पहले यानी कि लेजर में ही अपन उसको क्या कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, आपका इस तरीके से ये सेल्स का लेजर खुला हुआ है, और आप जब ये सेल्स का लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे तभी आपको पता लग गया कि सेल्स मेरी ₹100 से ज़्यादा हो गई। तो आप इसको लेजर में ही रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? सेल्स का नेचर क्या होता है? सेल्स अपनी इनकम है, और इनकम का नेचर क्या होता है? सेल्स अपनी क्या है? इनकम है, और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आपकी सेल्स ज़्यादा हो गई तो अपने को सेल्स को क्या करना है? कम करना है। तो सेल्स का नेचर है क्रेडिट, और कम करना है तो अपन इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो यानी कि डेबिट साइड अपन इसका इफेक्ट देंगे। डेबिट साइड अपन लिख देंगे टू मिस्टेक इन ओवरकास्ट और ₹100 से मैंने लिख दिया। अब अपना जो सेल्स है उसकी वैल्यू बिल्कुल सही हो गई। तो इसको बोलते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस। यदि आपको ये एरर ट्रायल बैलेंस से पहले पता लग गया तो आप पर्टिकुलर लेजर में ही उसका इफेक्ट देख करके और उस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। दूसरा, सपोज ये एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा तो मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं आता है तो एक बार अपन डिफरेंस को कहाँ डाल देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन सस्पेंस का मतलब ही क्या होता है? एरर। तो अब आप इसको सस्पेंस के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? आपकी सेल्स ज्यादा हो गई, सेल्स को कम करना है। सेल्स इनकम है, इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। कम करना है तो डेबिट। तो आप सेल्स को तो डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट DR2, और सस्पेंस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। और तीसरा, यदि आपको ये एरर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता लगा तो कैसे रेक्टिफाई करें? तो देखिए, फाइनल अकाउंट का मतलब P&L अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गई, और फिर आपको एरर पता लगा
तब आप सेल्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल्स का अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो गया। तो अब अपन ये देखेंगे इस एरर का प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। तो देखिए सेल्स ज़्यादा हो गई तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो आपको प्रॉफिट को कम करना है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। कम करना है तो डेबिट। आप एंट्री पास करेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू सस्पेंस। तो यदि आपको ये एरर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता लगा तो अपन इस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। तो मैंने सिंगल साइडेड की 3 स्टेजेस पहले पहचानने का तरीका बताया और फिर उसको हर स्टेज में किस तरीके से रिमूव करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो अब आपको क्लियर कट पता लग गया होगा कि एरर क्या है। और मैंने पूरे चैप्टर को मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ। मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको ये बताया कि एरर क्या होते हैं। तो अपन ने 2 एरर पढ़े जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करते हैं और जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करते। जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करते उसके बारे में मैंने आपको बताया एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कंपनसेशन है, एरर ऑफ डबलिंग है। जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करते हैं, जितने भी अर्थमेटिकल और क्लेरिकल एरर हैं वो सब ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट करते हैं। फिर आपने एरर के बारे में जानकारी ली तो फिर मैंने आपको बताया कि अब उस एरर को बुक्स में से हटाते कैसे हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। किसी एरर को यदि बुक्स में से हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप ये देख लें कि वो एरर सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है। फिर मैंने आपको बताया सिंगल है कैसे पता लगाएं, केवल एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है तो सिंगल, और एक से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं तो डबल। मैंने दोनों का आपको एग्जाम्पल भी बताया। सिंगल का एग्जाम्पल क्या था? सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई। डबल का एग्जाम्पल क्या था? मशीन परचेज करी और गलती से परचेज को डेबिट कर लिया, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद डबल को रेक्टिफाई कैसे करते हैं तो मैंने 4 स्टेज आपको बताई। सबसे पहले राइट एंट्री, उसके बाद रॉन्ग एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है राइट के साथ, और फाइनल एंट्री विल बी रेक्टिफाइड एंट्री। सिंगल को कैसे रेक्टिफाई करेंगे तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप देखिए, चेक करिए कि वो एरर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता लगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा, या नेक्स्ट ईयर पता लगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीनों को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है। यदि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको एरर पता लग गया तो आप पर्टिकुलर लेजर में उसको रेक्टिफाई कर देंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता लगा तो सस्पेंस के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे, और नेक्स्ट ईयर यदि पता लगा तो P&L एडजस्टमेंट के थ्रू आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो ये आपको मैंने पूरी बात बताई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मुझे पूरा विश्वास है, देखिए आप पूरी चीज आपको क्लियर कट होनी चाहिए तो ऑटोमेटिक आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता रहेगा। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपकी हर चीज बेसिक कंसेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए। ये जो मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी करी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, P&L टू सस्पेंस, ये सब एंट्री अपन कहाँ करते हैं, कौन सी बुक्स में करते हैं बताइए। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था, दैट इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर कहने को छोटी बुक है लेकिन उसमें बहुत सारी एंट्रीज आती है। कौन कौन सी आती है? जो एंट्री 1 से 7 तक की सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती, जितनी भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं वो सारी कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। जितनी भी क्लोजिंग एंट्रीज है वो कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो देखिए जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो कहाँ लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी एंट्रीज कहाँ हो रही है? जर्नल प्रॉपर में। तो ये मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बताया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।